हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डोंट बी डिस्करेज्ड, इट्स ऑफन द लास्ट की इन द बंच दैट ओपन्स द लॉक। अभी आपने कभी देखा है कि एक चाबियों का गुच्छा सा होता है, उसमें आप सारी चाबियां ट्राई कर रहे होते हैं कोई लॉक खोलने के लिए, पर अमूमन क्या होता है कि जो लास्ट वाली की है ना, वही जाके ताला खोलती है। मतलब हमने फर्स्ट की ट्राई की तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट की से ताला खुल जाएगा, और बहुत रेयर केस में होता है कि फर्स्ट की लगाते ही ताला खुल जाए। ठीक है, जब तक आपने लॉक के ऊपर या उन सब चीजों के ऊपर नंबरिंग प्रॉपर कर रखी है या फिर कुछ निशानी लगा रखी है, अनलेस तब तक क्या होता है कि वो खुलता नहीं है ना लॉक, क्योंकि हमने वो सारी कीज एक ही गुच्छे में डाल रखी है और नंबरिंग भी कुछ प्रॉपर नहीं कर रखी है, ना हमें कुछ कनेक्शन याद है, फिर वो नंबर्स मिट चुके हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हम ट्राई कर रहे होते हैं, एक ट्राई की, दूसरी ट्राई की, तीसरी ट्राई की, नहीं चल रही। ज्यादातर क्या होता है कि लास्ट, सेकंड लास्ट या आधी चाबियां यूज करने के बाद में जाके कोई चाबी लगती है ना, और तब जाके वो ताला खुलता है। तो आप क्या है, आप चिंता मत करो, आपकी किस्मत का ताला भी खुलेगा, आप भी एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। हो सकता है कि अभी वो आपको सही चाबी हाथ में ना लगी हो, राइट। जैसे ही आपकी सही चाबी हाथ में लग जाएगी तो आप भी अपनी किस्मत का ताला खोल लेंगे। ओके, सो डोंट वरी, आप चिंता ना करें और आप अपने आप को ना, मतलब अपने को निराश ना होने दें किसी भी परिस्थिति में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, हम आपको पता है G7 समिट में, मतलब G7 यानी कि 7 देशों का एक समूह। ठीक है, अब क्या हुआ, बाय होल्डिंग द मीटिंग ऑफ G7 और सो कॉल्ड ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। G7 में कौन से कौन से देश शामिल है, जिनको कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, यानी कि इनके अंदर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। ठीक है, तो इन देशों की मीटिंग हुई, कहाँ हुई, इन हिरोशिमा। ठीक है, जापानीज प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिडा, who belongs to the city, wanted to send out a message of global solidarity for peace। यानी कि हिरोशिमा में उनने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, वहां पे रखी उनने मीटिंग। अब आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी क्यों फेमस है, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग हुई थी वहां पे, तो दुनिया भर के, मतलब पूरी दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब था, वो वहां गिराया गया था। ठीक है, लिटिल बॉय करके नाम से। ओके, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, इतनी ज्यादा कि आज भी माना जाता है कि वहां पे रेडिएशन का असर अभी भी है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे जो उन्होंने मीटिंग कंडक्ट कराई, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया भर में कोई एक संदेश देना चाहते हैं कि पूरा दुनिया जो है वो शांति के लिए एकजुट हो चुका है। ठीक है, ये संदेश उन्होंने देने की कोशिश करी। In addition to the symbolism of bringing leaders of all G7 members with the EU leadership to the peace memorial for the victims of the 1942 atomic bombing, the grouping issued the special Hiroshima Vision Statement of Nuclear Disarmament। बोल रहे कि दो चीजें हुई। पहली चीज तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सभी जो जितने भी G7 के मेंबर थे, वहां पे लीडर्स मौजूद थे, उनको, और इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स थे, उन सभी को उनने कहाँ बुलाया, कहाँ पे लेकर आए, वो जहाँ पे जो 1945 में एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे ना, उनके जो विक्टिम्स के लिए एक मेमोरियल बनाया गया, वहां पे लेकर आए। ठीक है, पीस मेमोरियल बनाया गया, वहां पे लेकर आए। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि पूरे जो भी G7 के जो मेंबर्स थे, उन सब ने एक ग्रुप स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिरोशिमा विजन स्टेटमेंट ऑन न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। उसका नाम उन्होंने दिया हिरोशिमा विजन स्टेटमेंट, कि हिरोशिमा का विजन है ये। और ये स्टेटमेंट क्या था कि पूरी दुनिया भर में हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करेंगे। डिसआर्मामेंट देखो, मतलब होता है कि जो आपके पास जो भी शस्त्र है ना, उनको कम करेंगे, या फिर धीरे धीरे कम करेंगे, या फिर जीरो पर लेकर आएंगे, निशस्त्रीकरण। ठीक है, इसको कहा जाता है। The summit's importance was underlined by the fact that US President Joseph Biden, only the second sitting American president to visit the city, made a particular point of attending the summit। बोल रहे हैं कि इस समिट की इंपॉर्टेंस इस बात से लगाई जा सकती है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त करेंटली, जोसेफ बाइडन, ठीक है, जो कि केवल दूसरे सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट है, यानी कि करेंटली ऑफिस में है प्रेसिडेंट, और दूसरे प्रेसिडेंट हैं जो कि
हिरोशिमा की सिटी को विजिट कर चुके हैं। यानी कि इससे पहले केवल एक और व्यक्ति ने, जो कि स्टैंडिंग या सिटिंग प्रेसिडेंट था, उन्होंने हिरोशिमा विजिट करा था। ठीक है, और ये उन्होंने क्यों किया कि उन्होंने बहुत ज्यादा सुनिश्चित किया था इस बात को कि उन्हें एक तरह से पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अटेंडिंग का मतलब हो गया कि उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखा था इस चीज को कि मैं ये समिट तो अटेंड करूंगा ही करूंगा, चाहे मैं और कमिटमेंट्स को डिले कर दूं या और कमिटमेंट्स में हाजिर ना हूं, बट इसमें मैं जरूर जाऊंगा। ठीक है। Ukrainian President Volodymyr Zelensky's surprise arrival also enhanced the message by turning the spotlight on the horrors of Russia's invasion. बोल रहे कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की का वहां पे एकदम सरप्राइजली आना, इसने भी सारे चीजों को, इवेंट को चेंज कर दिया। और क्या मैसेज दिया, जो ऊपर ग्लोबल एकता का या एकजुट, पीस के लिए, शांति के लिए एकजुटता का जो संदेश दिया है, उसको और ज्यादा मजबूत दे दिया। और सारी की सारी जो स्पॉटलाइट है, यानी कि सारा का सारा जो अब ध्यान है वो किस ओर केंद्रित कर दिया, हॉरर्स ऑफ रशियाज इन्वेजन, यानी कि रशिया के इन्वेजन में जो भी त्रासदी झेली है। ठीक है, रशिया ने जो यूक्रेन का इन्वेजन किया है उसमें जो भी जान माल का नुकसान हुआ है, जो भी एक एक क्राइसिस के तौर पे जो ये बन गया है, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित कर दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटमेंट दैट द क्राइसिस was one of humanity was significant। तो और वहीं पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि ये जो घटनाक्रम हुआ रशिया का, ये एक तरह से त्रासदी है इंसानियत के अगेंस्ट। ठीक है, इंसानियत के ऊपर ये एक त्रासदी है। और ये स्टेटमेंट भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट था, क्योंकि आपको पता है अभी तक इंडिया ने ना रशिया के अगेंस्ट में बोला है, ठीक है, ना यूक्रेन का पक्ष रखते हुए बोला है। इंडिया ने ये जरूर कहा है कि हाँ घटना है, सही नहीं हो रही है, बट उन्होंने रशिया को कंडेम कहीं भी नहीं करा है। ठीक है। The G7 members issued a separate statement on Ukraine, hitting Russia with more sanctions। G7 के जो मेंबर्स हैं उन्होंने यूक्रेन के लिए एक अलग से स्टेटमेंट जारी करी और रशिया के ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस लगाए, बट फेल टू हाईलाइट अ पाथ टुवर्ड्स डायलॉग एंड एंडिंग द वॉर। लेकिन वो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लेकर आ सके या कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट या स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं लेकर आ सके जिससे कि इस वॉर को खत्म किया जाए बातचीत के जरिए। ठीक है। Despite the invitation of the countries such as India, Brazil, Indonesia and Vietnam with a less black and white view of the world, and Mr. Kishida making pertinent references to the views of global south। बोल रहे कि हालांकि इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देशों ने, जिनके पास में ज्यादा कोई ब्लैक एंड व्हाइट व्यू नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा पक्ष में या विपक्ष वाला व्यू नहीं है जिनके पास में, उन्होंने उनको इनवाइट किया, आमंत्रित किया। ठीक है, पर फिर भी क्या हुआ, मिस्टर किशिडा ने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस दिए, किसको, टू द व्यूज ऑफ ग्लोबल साउथ, यानी कि जो ग्लोबल साउथ के देश हैं जैसे कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका हो गया, इंडिया, साउथ एशिया हो गया, इन देशों के जो व्यूज हैं उनको ज्यादा रेफरेंस दिया। और क्या कहा, मतलब उनको कम रेफरेंस दिया और कहा द समिट स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड अ मच मोर पोलराइज्ड व्यू ऑफ द वर्ल्ड। और जो ये समिट की जो स्टेटमेंट आई, इसने बहुत ज्यादा पोलराइज्ड व्यू दिखाया दुनिया का। पोलराइज्ड व्यू मतलब कोई एक किसी के पक्ष में है, कोई एक विपक्ष में। जैसे आजकल हर चीज में हो रहा है ना कि कोई भी मुद्दा उठ रहा है तो उसके फेवर में और अगेंस्ट में लोग इतना बढ़ चढ़ के वायलेंटली बोल रहे हैं और इतने ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। वैसा ही इस मसले पर भी कि लोग कुछ फेवर में है, कुछ अगेंस्ट में है, वैसा व्यू समझ में आया। ना केवल G20, G7 देशों का, बल्कि सारी दुनिया का हमें यही रवैया समझ में आया इस पर। If the G7 grouping wishes to broaden its prism, it must recognize that it is grossly unrepresentative of the world today। बोल रहे हैं कि अगर G7 को अपना दायरा बढ़ाना है ना, अपने मेंबरशिप का दायरा या फिर जिन देशों को वो कवर करता है उसका दायरा अगर उनको बढ़ाना है, तो उसको एक बात ये जरूर समझनी पड़ेगी कि वो बहुत बुरे तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दुनिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो केवल अपना ही जो ओपिनियन है वो दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप अपना दायरा बढ़ाना चाहते हो तो आपको और लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा, आपको इंक्लूसिवनेस लानी पड़ेगी। ठीक है। While members together represent more than half the world's net wealth, जो बोल रहे हैं कि ये जो है पूरी दुनिया का
आधी नेट वर्थ को रिप्रेजेंट, नेट वेल्थ यानी कि पैसा, ठीक है, आधी दुनिया का पैसा ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। G7 अकाउंट्स फॉर लेस देन अ थर्ड ऑफ ग्लोबल जीडीपी, और G7 से दुनिया की तीसरे हिस्से से भी कम जीडीपी निकल कर आती है, एंड जस्ट ओवर अ 10th ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और दुनिया भर की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 10वें हिस्से से जस्ट थोड़ा सा ऊपर की पॉपुलेशन इनके पास है, ठीक है। यानी कि सारे 7 देशों को मिला लिया जाए तो इतने आंकड़े निकल कर आते हैं। अपार्ट फ्रॉम जापान, the G7 membership comprises an essentially Euro-American worldview, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो ज्यादातर देश कौन से हैं, या तो यूरोपियन यूनियन के पार्ट है, यूके है, यूएस है, ये सब क्या हो गए, या तो यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो वो यही कह रहे हैं कि जापान को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादा जो मेंबर्स हैं इसके, वो या तो यूरो अमेरिकन वर्ल्ड व्यू उनका है, यानी कि यूरोप या अमेरिका का वर्ल्ड व्यू है उनका, दुनिया को देखने का नजरिया, एंड इट इज नॉट डिस्कसिंग एक्सपैंडिंग दैट व्यू, और ये इस बात के ऊपर भी कोई चर्चा नहीं कर रहे कि उस व्यू को हम एक्सपैंड कैसे करें, ठीक है, उसको बढ़ाने का भी इनका कोई इरादा नहीं लग रहा। It has actually contracted after it expelled Russia over its annexation of the areas of Georgia in 2008 and then Crimea in 2014. बोल रहे हैं कि पहले ये जो G7 था, जब शुरुआत हुई तब ये G7 था, फिर बीच में इन्होंने 1996 के अराउंड में इसको G8 कर दिया, जिसमें रशिया भी इसमें इंक्लूड किया गया। लेकिन 2008 में जैसे ही रशिया और जॉर्जिया का एक समावेश हो गया, एनेक्सेशन मतलब दोनों मिल गए, और उसके बाद में 2014 में क्रीमिया इसके साथ में मिल गया रशिया के साथ में, तो उन्होंने रशिया को इसके बाहर निकाल दिया, ठीक है। It is also hard to justify an economic grouping that does not include some of the world's largest economies, China and India, or the fastest growing GDPs or biggest global energy providers. और ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जस्टिफाई करना कि ये जो इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, ये जो देश हैं, इसमें दुनिया की जो सबसे ज्यादा तेजी से उभरती हुई इकोनॉमीज हैं जैसे कि इंडिया और चाइना, ये इंक्लूड नहीं की गई हैं, ठीक है। और जो या तो फिर जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है या फिर बिगेस्ट ग्लोबल एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं, वो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आप ऐसा समझ लो, आप ऑफिस में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आपने बोला कि मैं सारे ऑफिस को इनवाइट करना चाहता हूँ या फिर मैं सारे ऑफिस को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, लेकिन आपने सिर्फ अपने गिने चुने 4 फ्रेंड्स बुलाया और उनको पार्टी दे दी। तो ये वही चीज होगी कि गिने चुने 7 मेंबर्स हैं जो अपना ही, जिनका सबका एक ही नजरिया है, वही इसके मेंबर्स हैं, और दूसरे किसी को ना तो इंक्लूड करते हैं और ना उनकी बात कोई आगे रख रहे हैं, ठीक है, आपस में डिस्कस करके कि अच्छा तुम्हें ये नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद, हम इसके अगेंस्ट में एक निकाल देते हैं, स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, ठीक है। उस तरीके से इनकी कार्रवाई चल रही है। While some efforts were made in Hiroshima to recognize the G7's role in, for example, promoting transparent financing and debt sustainability for developing world, बोल रहे हैं हालांकि कुछ एफर्ट्स जो है हिरोशिमा में वो किए गए, जिसमें कि G7 का जो रोल है उसको और बढ़ाया जाए, जैसे कि फाइनेंसिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। डेब्ट सस्टेनेबिलिटी यानी कि किसी के ऊपर भी देनदारी है तो वो एक सस्टेनेबल तरीके से होनी चाहिए फॉर डेवलपिंग वर्ल्ड, डेवलपिंग दुनिया के लिए, ठीक है। और इन कंपनसेटिंग फॉर द डेवलप्ड वर्ल्ड्स कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और दूसरी चीज ये कि जब हम कॉम्पनसेट करना चाहते हैं डेवलप्ड वर्ल्ड की जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग को, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो जितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं उसको ऊपर अगर हम उनको कॉम्पनसेट करना चाहते हैं, यानी कि आपने हमें अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि टैक्स लगाने की बात की जा रही है, एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन, द समिट फेल्ड टू प्रपोज कॉन्क्रीट मेजर्स टू हेल्प डिफ्रे दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। यानी कि इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रपोजल नहीं बनाया जा सका जिसमें कि इन जिम्मेदारी जो भी इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, उनको किस तरीके से भुगतान करना है, इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं हो पाई। एज द स्पॉटलाइट शिफ्ट्स टू द G20 समिट लेटर दिस ईयर इन दिल्ली, और अब क्या है, सारा का सारा स्पॉटलाइट जो है G20 समिट जो होना है दिल्ली में उसके ऊपर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। इट इज होप्ड द ग्रुपिंग
will work towards a more inclusive outlook and help in building a more comprehensive global consensus on some of the bigger challenges the world faces today. बोल रहे हैं कि अब सारा का सारा G20 के ऊपर नजर आ गई है, ठीक है, और अब ये दुनिया उम्मीद कर रही है कि एटलीस्ट G20 वाला जो देश है वो ज्यादा इंक्लूसिव आउटलुक यानी कि सभी को शामिल करके चलने वाला एक ओवरव्यू आउटलुक लेकर आएंगे, ठीक है, और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल कंसेंशन बना पाएंगे यानी कि सबका मत उसमें लिया जाएगा, सबको एक मत करने की कोशिश की जाएगी जो दुनिया इस वक्त सबसे बड़े चैलेंजेस फेस करे ना उसके ऊपर। अब आप खुद ही देखो कि 7 देश दुनिया के बहुत बड़े जो अपने आप को इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमीज बोलते हैं वो कहीं पे मिलते हैं। उन्होंने और चर्चा नहीं करी, ग्लोबल रिसेशन की बात नहीं करी, इकोनॉमी जो ड्रॉप हो रही है उनकी बात नहीं करी, बट उन्होंने चर्चा करी किसकी? यूक्रेन वॉर की, ठीक है। उनको एल नीनो इफेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है लोग दुनिया में, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके ऊपर उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी, पर उनका सारा का सारा जोर जो था वो रशिया के ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस लगाने का, ठीक है। तो अब सारा का सारा दारोमदार और सारी सबकी निगाहें जो है अब G20 के ऊपर टिकी हुई है कि उनसे उम्मीद की जा रही है कि शायद वो इन सब मुद्दों को डिस्कस करके कुछ नया कुछ लेकर आए, कुछ नया रेजोल्यूशन लेकर आ पाए, ठीक है। तो ये था सारा का सारा पैसेज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स a critical evaluation of Hiroshima G7 summit कि G7 समिट, हिरोशिमा G7 समिट में क्या क्या बातें हुई, क्या स्टेटमेंट से साबित हुआ, ठीक है, उसका एक ओवरव्यू कौन सी स्टेटमेंट देती है। पहला देखते हैं। The Hiroshima G7 summit was a success as it united leaders of the world's most industrialized nations and promoted global solidarity for peace। बोल रहे कि ये बहुत सक्सेसफुल रहा क्योंकि सारे देशों ने, जो दुनिया के सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज देश हैं, उन सब ने एकजुट होकर ग्लोबल सॉलिडारिटी फॉर पीस यानी कि एकजुट होकर शांति के ऊपर प्रचार किया, ठीक है। जबकि सिर्फ शांति के ऊपर प्रचार करने से वो सक्सेसफुल नहीं साबित हो जाते ना, क्योंकि उन्होंने बाकी किसी मसले पर चर्चा नहीं करी। द हिरोशिमा G7 summit failed in its mission because it didn't offer a path towards dialogue and ending the war in Ukraine। ये जो समिट है ये बुरी तरीके से फेल हो गया क्योंकि ये यूक्रेन वॉर के ऊपर कोई भी बातचीत करके वॉर को खत्म करने का रास्ता नहीं लेकर आ पाए, ठीक है, जो कि पॉइंट सही है, बट पूरा का पूरा जो हिरोशिमा G7 समिट है वो इसी बात के ऊपर निर्भर नहीं करता है। While the Hiroshima G7 summit made progress in terms of nuclear disarmament and global peace, it failed to encapsulate a truly global perspective reflecting a polarized worldview primarily of the G7 members। बोल रहे हैं कि जो हिरोशिमा G7 समिट है उसने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और ग्लोबल पीस के मुद्दों पे तो तरक्की करी, ठीक है, इन दो मसलों पे तो उन्होंने अच्छा अचीव करा, लेकिन जब बात आती है कि दुनिया भर का क्या ओपिनियन है, दुनिया भर का क्या पर्सपेक्टिव है, उसको ये पकड़ने में नाकामयाब रहे, फेल हुए कि वो क्या कहना चाह रही है दुनिया, वो समझने में, वो आगे प्रचार करने में वो फेल हुए। दूसरी चीज, उन्होंने जो दुनिया का एक पोलराइज्ड ओपिनियन बन चुका है, वर्ल्ड व्यू नजरिया बन चुका है कि या तो कोई इसके बहुत ज्यादा पक्ष में होगा या कोई बहुत ज्यादा विपक्ष में होगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न्यूट्रल होके बात कह सके या फिर दोनों के अच्छे बुरे प्रोज एंड कॉन्स निकाल के और कुछ एक नया समावेश कर सके, ऐसा नहीं दिख रहा कोई भी। और G7 के मेंबर्स में भी ये चीज सामने आई, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। द हिरोशिमा G7 summit was a failure because Prime Minister Narendra Modi's statement on the crisis being one of humanity was not significant। बोल रहे हैं कि जो हिरोशिमा G7 जो है वो बहुत बुरी तरह फेल हो गया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो स्टेटमेंट है कि ये जो क्राइसिस है ये ह्यूमैनिटी के ऊपर क्राइसिस है, ये बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं थी, जबकि हमने पढ़ा है कि ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following statements best represents a critique of the G7 based on passage above? बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो G7
हमने डिस्कस करा उसके ऊपर एक क्रिटिक के तौर पे सामने आती है। ठीक है, पहला देखते हैं। The G7 is representative of more than half the world's net wealth and third of the global GDP. पूरे दुनिया में आधी से ज्यादा तो दौलत है वो G7 देशों के पास में है, और ग्लोबल जीडीपी का तीसरा हिस्सा ये रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि गलत है ना। The G7 has a broad world view that includes both Euro-American and Asian perspective, जबकि ये बिल्कुल गलत है। उनका जो व्यू है वो केवल यूरो अमेरिकन तक सीमित रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। The G7 has effectively addressed issues of transparent financing and debt sustainability for the developing world. क्या उन्होंने इन इश्यूज को एड्रेस किया? उनने कोशिश करी इनके ऊपर चर्चा करने की, ठीक है, पर पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने कहा कि इनके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए थी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। The G7 is अनरिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड टुडे। बोल रहे हैं कि G7 पूरी दुनिया को नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहा, एंड डज नॉट इंक्लूड सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज, और ये दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज है उनको इंक्लूड भी नहीं करता, जैसे कि चाइना और इंडिया हो गए, और बिगेस्ट ग्लोबल एनर्जी प्रोवाइडर्स, और जो बिगेस्ट जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उन देशों को भी ये शामिल नहीं कर रहा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? अब देखो भाई, टोन पैसेज की बड़ी ही ज्यादा क्रिटिकल है। क्यों है क्रिटिकल? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो है कई मसलों पे पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, ये केवल एक अपना विचार जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर इनको अपना दायरा बढ़ाना है तो इनको दुनिया भर के देशों को इंक्लूड करने की कोशिश करनी पड़ेगी, इंक्लूसिवनेस लानी पड़ेगी, ना कि एक्सक्लूसिवनेस। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे मसलों पे इसको क्रिटिसाइज करा और बहुत सारी इसकी कमियां निकाली। तो ऑप्शन बी क्रिटिकल इज करेक्ट। ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, कोई पॉजिटिव इस G7 से निकल कर नहीं आया। इनडिफरेंट यानी कि अनकंसर्न नहीं है। देखो, चिंता उन्होंने कई सारे मसलों पे जाहिर करी, बट पूरी तरीके से नहीं जाहिर कर पाया। ठीक है, प्रेज फील्ड G7 को जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जबकि बहुत इन्होंने नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखाए हैं। तो ये तीनों क्यों नहीं हो सकते समझ में आ गया, और क्रिटिकल क्यों होगा समझ में आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? मेन थीम क्या है कि G7 एक हुआ समिट, ठीक है, उसमें दुनिया भर के कंसेंसस की क्या अहमियत है, दुनिया भर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में चर्चा हुई। चलिए देखते हैं। द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हिरोशिमा, कि हिरोशिमा हमारे इतिहास में कितना ज्यादा महत्व रखता है, इस बारे में तो पैसेज नहीं था ना। नहीं। द इकोनॉमिक इम्बैलेंस ऑफ G7, कि G7 में कितना बड़ा इकोनॉमिक हम इम्बैलेंस देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा नहीं हुई। चर्चा किस बारे में हुई? द नेसेसिटी फॉर ग्लोबल कंसेंसस ऑन वर्ल्ड्स चैलेंजेस, कि दुनिया भर में जो भी चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं उनके ऊपर हमें पूरी दुनिया का, यानी कि दुनिया के जितने भी देश हैं उन सबका एकजुट होना जरूरी है। ठीक है, जो कि हमने चर्चा करी कि अब सारी की सारी निगाहें किसके ऊपर टिक गई हैं? G20 के ऊपर, और ये उम्मीद की जा रही है कि वो ज्यादा इंक्लूसिव कुछ लेकर आएंगे। ठीक है, यानी कि वो दुनिया भर के विचारों को इंक्लूड करके अपना एक नजरिया लेकर आएंगे, एक ब्लूप्रिंट लेकर आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ G7 का जो भी पॉलिटिकल डायनेमिक्स है उनके बारे में हमने चर्चा करी, उनको अंडरस्टैंड करा, जो कि गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। What does idiom turn the spotlight on means? अब देखो, turn the spotlight, आप सपोज करो कि एक आप हो, ठीक है, और एक आपका फ्रेंड है, आप दोनों डांस कर रहे हैं। ठीक है, अब स्पॉटलाइट जो होती है, एक लाइट नहीं होती जो एक व्यक्ति के ऊपर जूम करती है, अगर वो आपके फ्रेंड के ऊपर आ गई, इसका मतलब कि वो ज्यादा फोकस में आ गए, उनके जो भी डांस मूव्स हैं वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके ऊपर आ गई तो यानी कि आपके डांस मूव्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो टर्न द स्पॉटलाइट ऑन का मतलब क्या हुआ कि किसी एक चीज को ज्यादा हाईलाइट करना, ज्यादा एम्फोसाइज करना उसके ऊपर, ठीक है, ज्यादा जोर देना। राइट, समझ में आ गया। टू डाइवर्ट अटेंशन अवे फ्रॉम अ टॉपिक, कि किसी एक मसले से, किसी एक मुद्दे से ध्यान भटकाना। ठीक है, तो वो तो नहीं होता टर्न द स्पॉटलाइट ऑन। द टू एनहांस द इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट और पर्सन, किसी एक व्यक्ति या किसी एक इवेंट की इंपॉर्टेंस को बढ़ाना। ठीक है, जो कि गलत है। टू हाईलाइट और एम्फसाइज अ पर्टिकुलर इशू और सिचुएशन,
किसी भी इशू, पर्टिकुलर इशू या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर ज्यादा जोर देना, ज्यादा एम्फसाइज करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। टू फिजिकली टर्न ऑन अ स्पॉटलाइट फॉर अ परफॉर्मेंस, कि सचमुच में किसी स्पॉटलाइट को ऑन करना किसी परफॉर्मेंस के लिए, जो कि गलत है। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following statements about G7 Hiroshima meet is are incorrect? ठीक है, जो incorrect statement है हमें वो find out करना है, ठीक है। The G7 meeting was held in Hiroshima to send out a message of global solidarity for peace. कि हिरोशिमा में मीटिंग इसलिए रखी गई ताकि ये संदेश दिया जा सके कि अब हम लोग एकजुट हैं शांति के लिए, ठीक है। हम शांति के लिए, दुनिया भर में शांति के लिए एकजुट होकर प्रयास करें, जो कि सही है। यही था, वहां से मैसेज यही आया, ठीक है। The G7 members together represent more than half the world's net. ये भी सही है कि वो आधी से ज्यादा दुनिया का, आधी दुनिया से ज्यादा का वेल्थ उनके पास है, G7 देशों के पास है, ठीक है। G7 expelled Russia over its annexation of areas of Georgia in 2008 and then Crimea in 2014. ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जब रशिया को एक्सपेल किया गया तब वो G7 नहीं था, G8 था, ठीक है। तो ये बेसिकली पैसेज में से नहीं मिल रहा हमें स्टेटमेंट, पर ये आपको जनरल नॉलेज जीके से मिलेगा कि आपको G7 का इतिहास अगर पता है क्या था, तो आपको पता चलेगा कि G8 से उनको एक्सपेल किया गया था, तब जाके वो G7 बना था, ठीक है। इनिशियली G7 था, फिर रशिया को इंक्लूड किया गया, फिर उसके बाद जब रशिया ने जॉर्जिया और क्रीमिया के ऊपर, क्रीमिया के साथ में अपना क्षेत्र जो है वो मिला लिया, तब उसको वहां से हटा दिया गया, ठीक है। G8 से हटा दिया गया और वो बन गया G7। The G7 issued a Hiroshima vision statement on nuclear disarmament, ये भी सही है, ठीक है। G7 ने ये स्टेटमेंट एक इशू किया, स्टेटमेंट हिरोशिमा विजन स्टेटमेंट ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ठीक है। सो यहाँ पे केवल ऑप्शन 3 जो है वो इनकरेक्ट है, और ये आता है ओनली 3 ऑप्शन सी में। Which of the following word is a synonym for defray? अब defray का मतलब होता है कि आपको पे करना, भुगतान करना, ठीक है। बेसिकली कोई भी पेमेंट करना, भुगतान करना, ठीक है। रीइम्बर्स, रीइम्बर्स मतलब भी भुगतान होता है कि आप भी पेमेंट कर दो, आपको कंपनी बाद में रीइम्बर्स कर देगी। आपको फोन के लिए पैसे दिए जाने हैं, आप अपने पसंद से फोन खरीद लो, आपको पैसे कंपनी रीइम्बर्स कर देगी, ठीक है, यानी कि भुगतान कर देगी उन पैसों का आपको। स्पेंड, स्पेंड मतलब खर्च करना, व्यय करना। वेस्ट, वेस्ट मतलब भी एक तरह से व्यय ही होता है। वेस्ट मतलब कि कोई चीज आपके इस्तेमाल में नहीं आई, आपने खराब कर दी। लूज, लूज मतलब किसी चीज को या तो घुमा देना या फिर ढीला कर देना, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए रीइम्बर्स इज करेक्ट। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलेवेंट, ठीक है। तो अब कोई चीज रेलेवेंट है, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इररेलेवेंट, यानी कि वो इतनी ज्यादा इसके साथ में जुड़ी हुई, रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सूटेबल, सूटेबल मतलब होता है कि कोई चीज किसी के लिए ज्यादा सही है, सूटेबल है, यानी कि रेलेवेंट है, यानी कि पर्टिनेंट है। ऑप्शन बी क्या है, हो गया, सिनोनिम हो गया। अनरिलेटेड, अनरिलेटेड मतलब इररेलेवेंट। और इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब हो गया अनकंसर्न्ड या अनरिलेटेड, ठीक है। सो ऑप्शन बी सूटेबल इज करेक्ट। What is the antonym for the word grossly? Grossly का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो इसका देखो marginally, marginally मतलब थोड़ी सी मात्रा में। Exceedingly, exceedingly मतलब ये बहुत ज्यादा मात्रा में। Profoundly भी मतलब बहुत ज्यादा, और vastly मतलब तो होता ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे marginally मतलब बहुत थोड़ी सी चेंज, थोड़े से डिफरेंस से। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंटोनिम फॉर द वर्ड एक्सपेल, एक्सपेल मतलब निष्कासित करना, बाहर निकालना, ठीक है, बाहर निकालना। सो अब इसका एंटोनिम क्या होगा कि आपने क्या किया, किसी को रिटेन कर लिया या फिर किसी को आपने अपनी टीम में शामिल कर लिया। देखो रिटेन, रिटेन मतलब वापस रख लिया। जैसे कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा रहा होता है ज्यादा पैसों के लिए, ठीक है, कि उसको दूसरी कंपनी में 20% हाइक मिल रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है वो कोशिश करती है कि उस एम्प्लॉय को रिटेन कर लिया जाए, यानी कि वापस रोक लिया जाए वहीं पे,
ज्यादा पैसे देने पड़ जाए, तो वो बोलते हैं कि हम आपको 30% हाइक दे देंगे पर आप हमारी कंपनी में ही रुक जाओ। ठीक है, तो वो मतलब होता है रिटेन करना। तो बाहर निकालने का ऑपोजिट क्या हो गया, रिटेन करना। आउस्ट, आउस्ट मतलब होता है निष्कासित करना, बहिष्कार करना। बैनिश मतलब भी होता है निष्कासित करना, बहिष्कार करना, तड़ी पार करना। और रिजेक्ट मतलब होता है किसी को मना कर देना। ठीक है, सो ऑप्शन ए रिटेन इज करेक्ट। In a welcome move, the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, यूनानी, सिद्ध, सोवा, रिगपा एंड होम्योपैथी, ये सारे क्या है, ये हमारी जो भारतीय पद्धतियां हैं, ठीक है, आयुर्वेद की, यूनानी की, योग की, इन सब के नाम है। ठीक है, और इन सबको मिला के बनता है आयुष मंत्रालय। तो अब हमने कुछ दिन पहले ही ये पढ़ा था कि आयुष मंत्रालय ने और मिनिस्ट्री जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, इन दोनों ने हाथ मिलाया है ताकि वो क्या देख सकें, वो देख सकें कि अगर दोनों पद्धतियों को मिलाया जाए, आयुर्वेद के साथ में अगर एलोपैथी को मिलाया जाए या फिर योगा के पास साथ में एलोपैथी को मिलाया जाए, तो उसका रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, ये जांचने के लिए तो वही उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैव एट लास्ट जॉइंड हैंड्स टू डैश क्वालिटी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्या करेंगे, कि वो बोल रहे हैं कि उनने आखिरकार हाथ मिला लिया है ताकि वो क्या कर सके, कुछ कर सके टू क्वालिटी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स जो है अच्छी क्वालिटी के क्लिनिकल ट्रायल्स कर सके, टू जनरेट एविडेंस ऑन द बेनिफिट ऑफ यूजिंग आयुर्वेदा अलोंग विद मॉडर्न मेडिसिन, की मॉडर्न मेडिसिन के साथ में आयुर्वेद को अगर यूज किया जाए तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, उसके ऊपर तथ्य आधारित उनको रिसर्च मिल जाए। ठीक है, in treating certain disease conditions of national importance, यानी कि, और ये किस लिए चाहते हैं कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस की कुछ डिजीज कंडीशंस है उनके बारे में उनको ये तथ्य चाहिए। ठीक है, with its decades of experience in conducting human clinical trials, अब ये जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके पास तो दशकों का एक्सपीरियंस है ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स करने का। इट मेक्स eminent sense to rope dash the ICMR to design and conduct these trials, यानी कि ये बिल्कुल साफ हो जाता है और बहुत ही सही एक चयन है कि उनने ICMR को चुना इन ट्रायल्स को करने के लिए और इन ट्रायल्स की कंडक्ट करने के लिए और डिजाइन करने के लिए। टू बिगिन विद द कोलैबोरेशन विल बी डैश टू आयुर्वेदा, यानी कि शुरुआत में ये कोलैबोरेशन क्या होगा, लिमिटेड होगा, किसके लिए, आयुर्वेदा के लिए। यानी कि शुरुआत में कोलैबोरेशन जो है वो केवल और केवल आयुर्वेदा के साथ में होगा, बाद में शायद एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, the other systems of Ayush like yoga, Unani, Siddha and homeopathy may be included and each system will be tested together with modern medicine, और बाद में इनको इंक्लूड किया जा सकता है और हर एक इंडिविजुअल सिस्टम को मॉडर्न मेडिसिन के साथ में टेस्ट किया जाएगा when the central council of respective Ayush systems are ready to work with the ICMR। और ये कब किया जाएगा, जब उनके सेंट्रल काउंसिल जो है वो तैयार हो जाएंगे ICMR के साथ में काम करने के लिए। एंड expert committee will decide the area disease conditions to be included for detailed clinical testing using both Ayurveda and modern medicine। और अब ये टेस्टिंग के लिए कौन कौन सी, अब ये तो है नहीं कि दुनिया भर की जितनी बीमारियां हैं सबके ऊपर हम टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे एक साथ ही, नहीं, उनने कुछ बीमारियों की लिस्ट बनानी होगी कि भाई इन बीमारियों पे हमें पता चल जाए तो हमारा भला हो जाएगा। तो कुछ बीमारियों की उन्होंने लिस्ट बनानी है अभी, उनके ऊपर ये टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है, इनिशियली क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर ईच डिजीज में हैव टू आर्म्स, शुरुआत में हर एक ट्रायल के दो स्ट्रीम्स या दो शाखाएं हो सकती हैं, दो ब्रांचेस हो सकती हैं। मॉडर्न मेडिसिन एज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर एज वेल एज कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड आयुर्वेदा, एक होगी मॉडर्न मेडिसिन जो कि हमारा स्टैंडर्ड रहेगा केयर करने का, और दूसरा होएगा ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदा का। द डैश दैट यूजेस बोथ आयुर्वेदा एंड मॉडर्न मेडिसिन, वो हिस्सा, वो पद्धति जो दोनों आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन को यूज करेगा, modern medicine will if at all only be able to validate the dash of combining the two for better outcomes। पूरे ये तभी ये केवल इसलिए यूज किया जाएगा
ताकि ये वैलिडेट कर सके, यानी कि सुनिश्चित कर सके और एक रिजल्ट ओरिएंटेड हमें रिपोर्ट दे सके कि दोनों मेडिसिन को कंबाइन करने के जो आउटकम्स हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब पहला देखो कि दोनों ने एट लास्ट हैंड ज्वाइन करे, टू, टू आ गया, प्रेपोजिशन आ गया। प्रेपोजिशन के साथ में अब क्या आएगा, अंडरटेकिंग, अंडरटेक्स, अंडरटेक, अंडरटुक। ये सारे अंडरटेक के ही डिफरेंट फॉर्म्स है। अंडरटेक का मतलब होता है शुरू करना, एम्बार्क करना, ठीक है, शुरू करना, किसी चीज की शुरुआत करना। तो अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग, टू के साथ में आईएनजी वाली फॉर्म, जेरंड फॉर्म नहीं आएगी, टू अंडरटेकिंग नहीं आएगा, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। टू अंडरटेक्स, अंडरटेक्स भी पास्ट की फॉर्म है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा टू के साथ में। अंडरटेक, टू अंडरटेक, ठीक है, ये आ रहा है इन्फिनेटिव फॉर्म, तो यही इसमें कंटिन्यू होगा, टू अंडरटेक। अंडरटुक, ये भी पास्ट का फॉर्म है, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी, अंडरटेक, इज करेक्ट। With its decades of experience in conducting human clinical trials, it makes eminent sense to rope. अब to rope के साथ में क्या होता है, to rope in, इसका मतलब होता है, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है शामिल करना, ठीक है, तो रोप ऑन नहीं होगा, आउट एट नहीं होगा, टू रोप इन, ठीक है, जो कि फ्रेज है जिसका मतलब है शामिल करना किसी चीज। टू बिगिन विद द कोलैबोरेशन विल बी डैश टू आयुर्वेदा, यानी कि शुरुआत में कोलैबोरेशन केवल और केवल किसके साथ होएगा, आयुर्वेदा के साथ होगा। विल बी रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्टिंग, रिस्ट्रिक्टेड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, देखो रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है लिमिटेड होगा, लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स बता रखे हैं इसकी, वर्ब की, तो अब क्या है यहाँ पे टीईडी वाली फॉर्म हम यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है और इसका मतलब है कि पास्ट पार्टिसिपल हमें फॉर्म चाहिए, ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द डैश दैट यूजेस बोथ आयुर्वेदा एंड मॉडर्न मेडिसिन, कि वो जो ब्रांच है जो कि दोनों आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन को इंक्लूड करेंगे, उसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, लेग, लेग, टांग, आर्म, आर्म अब दो मतलब हो सकते हैं, अगर हम बॉडी पार्ट को कंसीडर करें तो हमारा हाथ, ठीक है, हमारी बाजू, लेकिन अगर हम जो इस स्टेटमेंट में, इस पैसेज में देखो, पहले इस ब्लैंक से पहले, फोर वाले से पहले बोला गया कि इनिशियली क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर ईच डिजीज में हैव टू आर्म्स, यानी कि दो शाखाएं होंगी उसकी, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन फोर में आर्म्स ही आएगा, द आर्म, जो कि एक पहली आर्म है जो कि आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन को इंक्लूड करती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। The arm that uses both Ayurveda and modern medicine will, if at all, only be able to validate the dash of combining the two for better outcomes. Inferiority किन में, अच्छा अगर कोई चीज सही नहीं है, कम है, तो हमें उसको टेस्ट करने की क्या जरूरत है ना, हमने तो वो टेस्ट करने का कोई पर्पस ही नहीं बनता। टेस्टिंग तो उस चीज की करेंगे ना जो कि अच्छा रिजल्ट दे, अच्छी उभर कर सामने आए, राइट। एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब होता है कि कुछ भी हमें डिजायर्ड जो रिजल्ट चाहिए वो प्रोड्यूस करने में अगर सक्षम हो कोई, यानी कि अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने में सक्षम हो, उसको बोलते हैं एफिकेसी, ठीक है। इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब बराबरी, और सुपीरियोरिटी मतलब कि ये उससे बेहतर है, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा फोकस जो है इसके ऊपर वो किस लिए होगा, अगर साबित हो गया तो वो इसलिए होगा कि ये जो है आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन का कॉम्बिनेशन ये ज्यादा बेहतर है, सुपीरियर है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। The business prospect seemed quite dash, so I convinced my friend to partner with me to start the venture. उन्हें जो प्रोस्पेक्ट था बिजनेस का, जो ये आइडिया था, ये काफी क्या लगा, काफी ल्यूक्रेटिव लगा। ल्यूक्रेटिव मतलब होता है लोभदायक, लुभावना। डबियश, डबियश मतलब होता है संदिग्ध। फ्लरिशिंग, फ्लरिशिंग मतलब होता है फलने फूलने वाला, ठीक है, और प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस मतलब कि काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आउटपुट देने वाला लगा, तो इनको ये आइडिया क्या लगा, ल्यूक्रेटिव लगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द ब्राइट स्टूडेंट वाज एबल टू कॉम्प्रिहेंड द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन विद इन अ मिनट। अब इसको कॉम्प्रिहेंड को आपने रिप्लेस करना है अगर पॉसिबिलिटी है तो, ठीक है, देखते हैं। निग्लेक्ट, तो जो ब्राइट स्टूडेंट था उसने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को निग्लेक्ट कर दिया, तो निग्लेक्ट करने से तो वो ब्राइट स्टूडेंट नहीं शामिल शामिल साबित हो पाता ना,
डिसाइफर, अब कोई कोड लैंग्वेज होती है ना, उसके कोड्स को अगर हम तोड़े तो उसको बोला जाता है कि कोड्स को डिसाइफर किया। तो ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी, इसको उसने जल्दी से तोड़ लिया, जल्दी से समझ लिया, सॉल्व कर लिया, दैट मीन्स उसको डिसाइफर किया। इग्नोर, नेग्लेक्ट का ही एक पार्ट है इग्नोर। और कैलकुलेट मतलब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी, उसको उसने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है, यानी कि उसका रिजल्ट निकाल लिया। सो यहाँ पे ऑप्शन बी डिसाइफर इज करेक्ट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has increased interest rates in 5 consecutive meetings between dash। अब देखो ये बिटवीन तक खत्म हो गया, यानी कि ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, और बिटवीन मतलब दो चीजों के बीच में होता है, ठीक है। अब ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इंट्रोडक्शन किया गया है, ये बताया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसका पार्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पार्ट है। फिर उसने ये बताया है कि इसने जो है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं 5 कंसेक्यूटिव, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक 5 बारी इन्हें 5 मीटिंग्स हुई है जिसमें इन्हें ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं। अब बिटवीन का पंगा पड़ गया कि कब से कब तक के बीच में, ठीक है। आगे चलते हैं, बिटवीन मई 2022 एंड फरवरी 2023। देखो बिटवीन के आगे ये कंटिन्यू हो रहा है। एडमिनिस्ट्रिंग अ कल्मिनेटिव इंक्रीज ऑफ 2.5 परसेंटेज पॉइंट्स, ये भी आपको बता रहा है कि 5 बरी में बढ़ाया है, 5 मीटिंग्स में बढ़ाया है, जो कि टोटल मिला के कितना हो गया 2.5 परसेंटेज पॉइंट्स हो गया, ठीक है, यानी कि पी के बाद में क्यू है। अब देखो अगर आपका तो ये कोई भी एक लिंक बन गया ना, तो आप ऑप्शंस को देख के एलिमिनेट करके अपने आंसर्स निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। हमारा बन गया पी के बाद में क्यू, और हमें पता चल गया पी जो है वो हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब देखो पी के बाद में क्यू, पी के बाद में क्यू, और ये दोनों हमारी क्या है ओपनिंग स्टेटमेंट। तो यानी कि यहाँ पे ओपनिंग स्टेटमेंट आर बन रही है, यहाँ पे एस बन रही है, तो सी और डी तो एलिमिनेट हो गए, हटा दो इनको। अब हमारे देखो ऑप्शंस लिमिटेड रह गए, राइट, दो ही में से हमें सिलेक्ट करना है। चलिए आगे चलते हैं। However, an inflation print of 6.5% in January has sparked speculation that another rate hike is on the cards in April। लेकिन जो 6.5% का इन्फ्लेशन हुआ है जनवरी में, उसने इस चीज का अनुमान लगाना, मतलब उसने इस चीज की तरफ इशारा कर दिया है कि एक और रेट में हाइक हो सकता है अप्रैल तक, ठीक है। When the last MPC announced its decision on February 8, most analysts expected the 25 basis point, 1 basis point is 1/100th of the percentage point hike to be the last one in the current cycle। बोल रहे जब लास्ट टाइम एमपीसी मिली थी और उनने 8 फरवरी को ये डिसीजन लिया था, तो उसमें ये उम्मीद की गई थी, ज्यादातर जो एनालिस्ट हैं होते हैं ना, विशेषज्ञ जो होते हैं, उनने अंदाजा किया था कि ये जो 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज किया गया है, जिसमें 1 बेसिस पॉइंट जो है वो 1 परसेंटेज पॉइंट का 100th हिस्सा होता है, ठीक है, 1/100 पार्ट होता है, वो जो हाइक है ये लास्ट होगा इस करंट साइकिल का, ठीक है। यानी कि इसके बाद में आ गया कि ये परसेंटेज कितने 2.5 परसेंटेज पॉइंट्स का बढ़ाया गया था, और जो लास्ट मीटिंग हुई थी फरवरी 2023 में हुई थी, देखो बताया गया मई 2022 से फरवरी 2023 में, यानी कि लास्ट मीटिंग जो हुई थी वो 8 फरवरी को हुई थी। उसमें ये चीज बता दी गई थी कि उसमें ये चीज उम्मीद की जा रही थी कि अब इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेटमेंट, एस हो गया हमारा थर्ड स्टेटमेंट, राइट। तो देखो अब ये दोनों ऑप्शन देखो, पी क्यू आर और पी क्यू एस, हमारा थर्ड स्टेटमेंट एस आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ए जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट हमारी आ गई कि ये जो 6.5 परसेंट पॉइंट्स का अभी भी हम लोग जो जनवरी में इंक्रीज हुआ है, उससे हम अंदाजा लगा रहे हैं कि अप्रैल में एक और परसेंटेज पॉइंट्स का इंक्रीज कर सकते हैं। As per report a report in this newspaper noted late last week, in states along the western coast, days recorded 5 to 10 degrees Celsius warmer than normal। बोल रहे कि इस न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट के अनुसार ये नोट किया गया पिछले हफ्ते अंत में जाके कि जो स्टेट्स हैं जो कि वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग जो भी स्टेट्स हैं, वहां पे दिन के दौरान में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है वो बढ़त हुई है, यानी कि ज्यादा गर्म तापमान है नॉर्मल डेज में। एंड मेट्रोलॉजिस्ट सेड
the trend was as bad if not worse than the conditions in 2022. बोल रहे हैं कि meteorologists जो हैं उनके अनुसार ये जो ट्रेंड है, अगर ये अभी वर्स कंडीशन में नहीं है तो भी ये 2022 की तुलना में काफी बुरा है। ठीक है, उतना ही बुरा है जितना 2022 का जो ट्रेंड था, 2022 का जो समय था उसी के अनुसार ये बुरा है, हालांकि अभी तक वर्स में नहीं पहुंचा। द वैनिशिंग स्प्रिंग, जो जाती हुई स्प्रिंग्स हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब हम अपने जो वैगरी था, जो हमारा बड़ा ही सडन था चेंज, एनवायरनमेंट जो क्लाइमेट हमारा सडन होता था, अब उससे हम ज्यादा इंड्योरिंग इंडियन सीजन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, दिस ईयर टेम्परेचर्स हैव बिगन राइजिंग इवन अर्लियर एंड मोर शार्पली। इस साल जो है टेम्परेचर बहुत ही जल्दी गर्म होना स्टार्ट हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो लास्ट स्टेटमेंट में देख लेते हैं। लास्ट ईयर एन अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव इन मार्च विल्टेड द वीट क्रॉप। पिछले साल क्या हुआ कि बिना अंदाजा लगाए एक हीट वेव आई मार्च में। ठीक है, जिसने क्या किया, जो क्रॉप्स है उनको सुखा दिया। विल्टेड मतलब जिसमें आपने लिम्प हो जाती है ना हमारी क्रॉप्स तक हीट और वाटर की कमी की वजह से। ठीक है, तो वो हो गई हमारी फसलें खराब हो गई, वीट क्रॉप। फोर्सिंग द गवर्नमेंट, जिसने गवर्नमेंट को ये फोर्स कर दिया कि उन्हें यू टर्न ले लिया और वीट के एक्सपोर्ट्स पे उन्होंने बैन लगा दिया आफ्टर बिलेटेडली रियलाइजिंग दैट प्रोडक्शन वाज टिप्ड टू फॉल शॉर्ट ऑफ एस्टिमेट्स। यानी कि प्रोडक्शन इतनी गिर चुकी थी कि अब हमें उस जो हमने अंदाजा लगाया था कि इतनी कम होगी उससे भी बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी थी प्रोडक्शन। ठीक है, वीट की। तो ये पिछले साल की घटना बताई। अब बोल रहे देखो, हमारा जो यहाँ पे क्यू स्टेटमेंट है ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जाती स्प्रिंग्स की वजह से हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, वो क्लाइमेट है, एनवायरमेंट है, वो चेंज हो रहा है। हमारे सीजन जो है अब वो पहले की तरह अनएक्सपेक्टेड नहीं रहे, अब हम उनका अंदाजा लगा पा रहे हैं कि आगे और ज्यादा गर्मी होने वाली है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। इसके बाद में आता है पिछले साल की तुलना। पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल एक हीट वेव आई थी जिसने सारी फसलें खराब कर दी थी। ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद आता है कि इस साल क्या हुआ है। इस साल हुआ है कि अब टेम्परेचर जो है उम्मीद से भी, जब वक्त से भी पहले जो है बहुत ज्यादा हाई होने लग पड़े और बहुत तेजी से हाई। लास्ट हमारा स्टेटमेंट है पी। ठीक है, कि इस न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, वेस्ट कोस्ट के जो स्टेट्स है उनमें 5 to 10 डिग्री सेल्सियस का राइज हो रहा है दिन के दौरान। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है क्यू एस आर पी। क्यू से देखो दो स्टार्ट हो रहे हैं, बी और सी, तो क्यू पी एस आर, क्यू एस आर पी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इवन एज न्यू दिल्ली हैज बीन राइटली असर्टिंग दैट द यूनियन। अब कोई भी स्टेटमेंट अगर इवन से स्टार्ट हो रही तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जैसा कि नई दिल्ली ने बहुत सही तरीके से कहा भी है दैट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, की जो जम्मू एंड कश्मीर की यूनिटी है इज एंड विल ऑलवेज बी, ये है और हमेशा रहेगी हमारे हिंदुस्तान का एक अनभिज्ञ अंग है, और जिसके ऊपर हम किसी भी बाहरी देश की हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा अंग है हमारा। ठीक है, चाइना has lost no opportunity to question the 2019 abrogation of Article 370। बोल रहे कि चाइना ने कोई भी मौका नहीं गवाया कि जब वो आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर जाने, खत्म करे जाने के ऊपर जो कि 2019 में किया गया, उसके ऊपर क्या कर रहे थे, कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे थे। ठीक है, या क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। एंड बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट, और जो स्टेट को दो हिस्सों में बांट दिया गया, इसके ऊपर उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। ठीक है, यानी कि वो कोई भी मौका नहीं गवा रहे जब वो इन दोनों मसलों के ऊपर सवाल उठाए, इससे बच जाए। ठीक है, रेफरिंग टू जम्मू एंड कश्मीर एज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, चाइना हैज बायकॉटेड द G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग बीइंग हेल्ड इन श्रीनगर। बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को रेफर करते हुए, जो कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की, आपको पता ही है। ठीक है, चाइना ने जो G20 की समिट की मीटिंग हुई श्रीनगर में, जिसमें कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होनी थी, उसका बॉयकॉट किया। ठीक है, यानी कि उसमें उसने पार्टिसिपेट नहीं किया चाइना ने। दिस इज टिपिकल चाइनीज अटेम्प्ट टू प्लीज पाकिस्तान। अब हमें देखो ये समझ में आ रहा है कि क्यू के बाद में जो है
वो आर स्टेटमेंट है, ठीक है। क्यू के बाद में आएगा आर, कि ये जो चाइना ने किया ये एक टिपिकल चाइनीज अटेम्प्ट है, मतलब चाइनीज लोगों का पहले भी ऐसा हो चुका है कि वो पाकिस्तान को प्लीज करने में और हिंदुस्तान के विपक्ष में खड़े होने के लिए इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं, ठीक है। तो यही इन्होंने यहाँ पे किया। इट्स ऑल्सो मैलिशियस प्लॉय बाय बीजिंग टू क्लेम द मॉरल हाई ग्राउंड, और बोलते हैं ये एकदम एक और क्या है, ये एक बहुत बड़ा घटिया किस्म का षड्यंत्र भी है बीजिंग द्वारा, यानी कि चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें कि वो क्लेम कर रहे हैं कि हम तो जी भाई, हम तो सत्य के साथ खड़े हैं, हम तो अच्छे काम के लिए इसमें से भागीदारी हटा रहे हैं, दो द होल वर्ल्ड कैन इजीली सी थ्रू सच मूव्स, लेकिन दुनिया, पूरी दुनिया जो है इस तरीके के कुकर्म से परे देख सकती है, मतलब वो इनके पीछे की मंशा समझ पा रही है पूरी दुनिया, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी इसी का आगे का पार्ट है कि चाइनीज का ये अटेम्प्ट है पाकिस्तान को प्लीज करने का, ठीक है। तो ये हो गया एस क्यू आर एस। अब देखो क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस कहीं बन रहा है, क्यू आर एस यहाँ पे बन रहा है क्यू आर एस, यानी कि लास्ट स्टेटमेंट पी होगी और हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट जो है फर्स्ट क्यू है, ठीक है। तो पी जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट है और ओपनिंग स्टेटमेंट हमारी क्यू है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।